हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इस पोएम के जो पोइट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोइट है और उनका ये जो पोएम डस्ट ऑफ स्नो ये काफ़ी सिंपल सा और छोटा सा पोएम है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो काफ़ी ही डीपर है। तो इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि हमारे लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी हमारे मूड को चेंज कर सकता है। हमारे लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है और हमारा जो फ्यूचर को देखने का नज़रिया है उसे भी बदल सकता है। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इस पोएम में क्या बताया गया है, और फिर लास्ट में मैं आपको इसका जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो भी बताऊंगी। तो चलिए पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये चैनल उस सूरज की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट से अंधेरे को दूर करता रहेगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर देना। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो शुक का मतलब है शेक, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स धूल की तरह, डस्ट की तरह। हेमलॉक का मतलब हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा ही सैड रहते हैं, जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस और होपलेस मूड में थे और वो हेमलॉक ट्री के नीचे से वॉक कर रहे थे या फिर हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। तो हमें ये पोएम में नहीं पता चलता है कि जो पोइट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे या वॉक कर रहे थे, ये नहीं बताया गया है। तो जो हमारे पोइट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं, तभी एक क्रो जो है वो उस ट्री पर आकर बैठता है या कुछ मूवमेंट करता है। हमें ये भी नहीं बताया गया कि जो क्रो है वो पहले से बैठा रहता है और वो मूवमेंट करता है जिसकी वजह से स्नो के पार्टिकल्स जो है वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं, या फिर जो क्रो है वो उड़कर आकर उस ट्री पर बैठ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उस ट्री से बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल डस्ट की तरह जो स्नो के पार्टिकल्स है वो कुछ पार्टिकल्स पोइट के ऊपर आकर गिर जाता है। तो वही बात हमें फर्स्ट स्टैंजा में बताया गया है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जिस तरह से जो क्रो है वो हेमलॉक ट्री पर आकर बैठता है तो कुछ डस्ट ऑफ पार्टिकल्स, स्नो के कुछ पार्टिकल्स जो है वो पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। एकदम पाउडरी स्नो का पार्टिकल्स जो है वो पोइट के ऊपर गिरता है। एंड हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। तो ड्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि जैसे ही स्नो के कुछ पार्टिकल्स, यानी कि जो पाउडरी स्नो के पार्टिकल्स थे वो पोइट के ऊपर गिरते हैं, तो जिस तरह से वो स्नो पोइट के ऊपर गिरता है उसकी वजह से जो पोइट का मूड है वो एकदम ठीक हो जाता है। पोइट का जो हर्ट है वो एकदम रिफ्रेश हो जाता है और पोइट जो है वो अब अच्छा फील करने लगते हैं। पहले हमारे जो पोइट थे वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस और सैड थे, लेकिन उस स्नो फ्लेक्स की वजह से, उस स्नो पार्टिकल्स की वजह से उनका जो हर्ट है वो रिफ्रेश हो जाता है और हमारे जो पोइट है वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, अच्छा फील करने लगते हैं। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड। फिर जो पोइट है वो कहते हैं कि अब क्योंकि उनका जो मूड है वो अच्छा हो गया है तो उनका जो बाकी का दिन है वो बेकार होने से बच गया। कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग खराब मूड में होते हैं तो हमारा पूरा दिन जो है वो बेकार जाता है। अब क्योंकि पोइट भी बहुत ज़्यादा ही सैड और डिप्रेस थे तो उनका दिन भी बहुत ज़्यादा ही बेकार जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि पोइट जो है वो रिफ्रेश हो गया है, अच्छा फील कर रहे हैं, तो उनका जो बाकी का दिन है वो वेस्ट होने से बच गया। तो गाइस, बहुत सारे सोसाइटी में क्रो को अच्छा नहीं माना जाता, यानी कहने का मतलब यह है कि उनका मानना होता है कि क्रो जो है वो सैडनेस को, मिसफॉर्चून को सिग्निफाई करता है। वैसे ही हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है तो उसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इस पोएम में हमने देखा कि क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से ही पोइट का जो मूड है वो अच्छा हो गया, पोइट का दिन जो है वो बेकार होने से बच गया। तो यहाँ पर हमें पोइट ने ये बताने की कोशिश करी है कि क्रो और हेमलॉक ट्री, जिसे बहुत सारे सोसाइटीज़ में नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है, तो ये सब कुछ जो है वो हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि हमारा देखने का नज़रिया कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। हम चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं या नेगेटिव तरीके से लेते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ नेचर में
बुरी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, लेकिन हम उसे कैसे लेते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो क्रो और हेमलॉक ट्री है उसे नेगेटिविटी के साथ देखा जाता है, लेकिन वही क्रो और हेमलॉक ट्री ने यहाँ पर पोइट के मूड को रिफ्रेश किया। तो इस पोइम से हमें पता चलता है कि चीज़ें जो है वो हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करती है कि हम उसे कैसे देखते हैं, हमारे देखने के, हमारे सोचने के नज़रिए पर। सेकंड थिंग कि यहाँ पर हमने देखा कि जो नेचर है उसके पास हीलिंग पावर होता है, वो चीज़ों को हील करने का उसके पास पावर होता है, हमारे दुख को, हमारे सौरों को हील करने का पावर नेचर के पास होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पोइट का जो मूड है वो नेचर की वजह से ही ट्रांसफॉर्म हुआ, नेचुरल एलिमेंट्स की वजह से ही ट्रांसफॉर्म हुआ। जैसे कि ट्री और क्रो जो है ये सब नेचर को ही बिलोंग करते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नेचर है उसके पास हीलिंग पावर होता है। और तीसरी चीज़ की एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी हमारे लाइफ का, वो हमारे पूरे थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है, वो हमारे मूड को चेंज कर सकता है, और फ्यूचर को लेकर जो हमारा देखने का नज़रिया है उसको भी बदल सकता है, उसको भी चेंज कर सकता है। तो इसका लिटरेरी डिवाइसेस है, उससे पहले हम लोग राइमिंग स्कीम देखते हैं। इसका राइमिंग स्कीम होगा क्रो, स्नो, मी, ट्री, हर्ट, पार्ट, मूड, रूड। तो इसका होगा ABCD। तो इसका लिटरेरी डिवाइसेस है, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन का मतलब होता है यानी कि सेम लेटर्स का या फिर सेम साउंड का रिपीटेशन होना, उसे एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पर इस लाइन में H वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। एंड सेव्ड सम पार्ट, तो यहाँ पर S वर्ड जो है वो रिपीट हुआ है। तो ये एलिट्रेशन यहाँ पर यूज़ हुआ है। सेकेंड थिंग यहाँ पर इंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। इंजैम्पमेंट जो है वो क्या होता है कि जब एक ही सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू करता है जिसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं होता, उसे इंजैम्पमेंट कहते हैं। तो इस पोएम में थ्रू आउट द पोएम कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पर थ्रू आउट द पोएम इंजैम्पमेंट का यूज़ हुआ है। एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब होता है कि जब एक लाइन में जो वावल साउंड है वो प्रोमिनेंट होता है, उसे एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि स्टैंजा 1 लाइन 2 जो है शुक डाउन ऑन मी, तो यहाँ पर ओ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, इसलिए ये एसोनेंस हुआ। नेक्स्ट ये यहाँ पर इन्वर्शन का यूज़ किया गया है। इन्वर्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक पोइट अपने पोइम को राइम करवाने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो है उसे चेंज कर देता है ताकि जो पोएम है वो राइम करे, उसे इन्वर्शन कहते हैं। इस पोइटिक लाइसेंस को इन्वर्शन कहते हैं। तो स्टैंजा 1 में इन्वर्शन जो है वो यूज़ किया गया है।